हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति के एसएससी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को लेके। तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपको पता है हम डेली जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं सबको वन बाय वन कवर करते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने भी तरीके की न्यूज़ होती हैं जिनसे आपके एग्जाम्स में या परीक्षाओं में जो है प्रश्न पूछने की संभावना होती है, उन सबको हम यहाँ पे वन बाय वन कवर करेंगे। तो मेरे साथ जो है बहुत ध्यान से पढ़ना है जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाने वाली हूँ, और डेली की तरह क्या करना है, साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है ताकि बाद में जो है रिवीजन में आसानी हो सके। ठीक है, देखो पहला हमारा आर्टिकल क्या है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में सेकी बोलते हैं, को परिवर्तन पुरस्कार दिया गया है। तो इस संस्था ने इतना अच्छा एक तरीके से प्रदर्शन किया है, लोगों को मोटिवेट किया है कि बहुत सारे नए नए इनोवेशन हुए इस क्षेत्र में। साथ में बहुत सारे लोगों ने जो है इसको खरीदना या फिर इसको बढ़ावा देना शुरू किया है। जैसे आप जो अगर निकलेंगे ना बाहर, तो आप बहुत सारी जगहों पर जो है सोलर पैनल्स लगे हुए देखेंगे, दुकानों में, घरों पे। तो एक तरीके से क्या है, इसने जो इतना अच्छा काम किया है जिसकी वजह से लोग जो है मोटिवेट होके उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए जो है इनको पुरस्कार दिया गया है, परिवर्तन पुरस्कार, क्योंकि इसने जो है लोगों की सोच समझ और भी चीजों में परिवर्तन किया है। ठीक है, देखो लिखा है, मांग के आधार पर डिस्कॉन को मजबूत और प्रेषण योग्य आपूर्ति, मतलब जितनी मांग हो रही थी उतनी आपूर्ति मुहैया इसने कराई है। कई बार होता है कि किसी चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है लेकिन संस्थान या फिर जो कंपनी है वो दे नहीं पा रही सामान होता है, इसका मतलब है कि उनका मैनेजमेंट जो है थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन इसने क्या, मांग और आपूर्ति को बहुत बैलेंस करके रखा है, के लिए यहाँ पर इनको दिया गया है अभिनव उत्पाद विकास के श्रेणी में अंतर्गत जो है परिवर्तन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो क्या है, कौन सी श्रेणी है, अभिनव उत्पाद विकास। तो क्या एक तरीके से एक प्रोडक्ट है उसको लेकर के इन्होंने विकास किया है, मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखा है, तो ये याद रखना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं सेकी के बारे में, जिसको सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है बोलते हैं। तो क्या है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। सोलर प्लांट्स किस में आते हैं, नवीन एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। क्यों, नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है, ऐसा एनर्जी सोर्स जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो खत्म नहीं होगा। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, उनके भंडार हैं कि भाई यहाँ पे एक कुआं मिला है पेट्रोल या किसी भी तेल का, तो उसमें होता है कि इतने लीटर या इतने टन है, उसकी लिमिट है, एक मात्रा है। लेकिन जो सूर्य से रोशनी प्राप्त हो रही है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उससे जो सोलर पैनल्स बनते हैं उनकी तो कोई सीमा नहीं है कि भाई 10 साल बाद जो है सूर्य की रोशनी आना बंद हो जाएगी। तो जब तक सूर्य है, और वो कब तक है किसी को नहीं पता है, इसलिए जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को हम जो है एक तरीके से इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहेंगे। केंद्रीय है, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, सरकारी क्षेत्र का उद्यम है, स्थापना 2011 में हुई है, नया नया ही है, क्योंकि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वो पहले चर्चा में नहीं थे, धीरे धीरे चर्चा में आए हैं। और अब तो जो है हम पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन ट्रेन्स बन रही हैं, जिसका अभी हरियाणा में जो है तरीके से इनॉग्रेशन होने वाला है, जनवरी से चलने वाली है। और भी हम समय समय पर बहुत सारी चीजें पढ़ते रहते हैं। नई दिल्ली में मुख्यालय है इसका, और अक्षय ऊर्जा क्षमता के विकास विस्तार के लिए समर्पित है। तो इस क्षेत्र में जितनी भी नवीकरणीय ऊर्जा की चीजें हैं उस क्षेत्र में कार्यरत है। ठीक है, तो याद रखना है, नाम ही क्या है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और यहाँ पर सारी चीजें कर रहा है। भारत की अग्रणी अध्यक्ष ऊर्जा कॉर्पोरेट या कार्यान्वयन एजेंसी है। तो इस क्षेत्र में जितनी भी चीजें अच्छी अच्छी होती हैं सबको यहाँ पर लेकर चलता है। आज का हमारा अगला आर्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो नाम याद रखना, आईएनएस तुसील। हमने बहुत सारी पढ़ी हैं, आईएनएस कलवरी और भी अन्य अन्य नामों को पढ़ रखा है। तो यहाँ पर हमें पढ़ना होता है कि ये किस कैटेगरी की है। तो फ्रिगेट कैटेगरी है, वहाँ पे जो है 6 एक तरीके से यहाँ पर जलावतरण कराने वाले थे 6 चीज़ों का, अभी बता दूंगी नाम सबके आपको। तो आईएनएस तुसील का जलावतरण होगा कब, 9 दिसंबर को, हुआ नहीं है। ठीक है, हुआ नहीं है। तुसील का अर्थ होता है रक्षक कवच, कुछ इस तरीके की दिखती है ये, क्योंकि अभी आपको लगेगा जलावतरण हुआ नहीं, जल में कैसे दिखाई दे रही है। तो इस कैटेगरी, मतलब जिस कैटेगरी में ये बनाई गई हो उसमें टोटल 6 थी, तो कुछ इस तरीके के ऑलरेडी वो दिख रही है, और ये वाली भी ऐसी ही दिखने वाली है। आदर्श वाक्य है, निर्भय, अभेद्य और बलशील, निडर, अदम्य और दृढ़, इसका आदर्श वाक्य है, मतलब बिल्कुल बलशाली एक तरफ अपने आप में। 25 मीटर लंबी है, तो इसकी लंबाई ये है।
वजन की बात करें तो 3900 वजन है, टन वजन है इसका। क्षमता है 180 नौसैनिक, तो एक साथ जो है इतने सारे नौसैनिक यहाँ पे जा सकते हैं। गति की बात करें 30 नॉट से अधिक इसकी गति रहने वाली है। ठीक है, याद रखना है 180 नौसैनिक ले आ सकती है। 3900 टन वजन है इसका। लंबाई जो है 25 मीटर है और गति जो है 30 नॉट से अधिक रहने वाली है। 9 दिसंबर को इसको जो है उतारा जाने वाला, जलावतरण मतलब जल में ये उतरेंगी। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि कहाँ से ये जो डिज़ाइन है, ये जो इनोवेशन है या फिर आइडिया कि भाई ऐसे बनाना है, तो वो आइडिया कहाँ से आता है? रूस और भारतीय अत्याधुनिक तकनीकी मिश्रण है। तो हमारी तकनीकी भी है, रूस की तकनीकी भी है, दोनों का मिश्रण करके बनाया जा रहा है। यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, रडार से बच जाती है। इतना बड़ा जहाज होने के बावजूद भी रडार में नहीं आती है। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। पश्चिमी जो है नौसेना कमान के अंतर्गत श्वार्ड आर्म पश्चिमी बेड़े में शामिल है। तो हमारी पश्चिमी सीमा यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको शामिल किया जाएगा। अगर बात करें इसके बारे में, जो परियोजना है 1135.6 का एक उन्नत क्रिवाक 3 श्रेणी का फ्रिगेट है। फ्रिगेट एक श्रेणी है जिसमें बहुत सारे जहाज या 5 जहाज 6 जहाज ऐसे रहते हैं, तो इसमें 6 जहाज हैं। ठीक है, याद रखना है। और ये परियोजना का नाम है, परियोजना का नाम क्या है? परियोजना 1135.6। ठीक है, याद रखना है। INS तुसील 6 पहले से ही सेवारत है हमारे पास। इस श्रृंखला का 7वां जहाज ये होने वाला है। नवीनतम बहुभूमिका वाले स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट से सुसज्जित है। क्या क्या याद रखना है? यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए हैं। परियोजना 1135.6 का हिस्सा है ये, और उसमें क्या ऐड करना है? क्रिवाक 3 श्रेणी का ये फ्रिगेट जहाज है। ठीक है, इसी श्रेणी के 6 जहाज हमारे पास ऑलरेडी हैं। ये 7वां है। ठीक है, जो INS तुसील है। बस इतना याद रखिएगा, इतना बहुत है हमारे लिए। अगला आर्टिकल हमारा है 28 जो है 28 नए नवोदय विद्यालय स्थापित करने की मंजूरी मिली है। नवोदय आपको पता है, ग्रामीण परिवेश में जहाँ पे गांव होते हैं, गरीबी होती है, वहाँ के बच्चे जो है 6 से लेकर 12th तक रहना और पढ़ना सब कुछ फ्री सुविधा प्रोवाइड करने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। अलग अलग हमारे भारतीय राज्यों में अलग अलग जगहों पर इनको स्थापित किया गया। तो बोला जा रहा है कि 28 और बनाए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है अच्छे तरीके से, और माना जाता है कि भाई नवोदय में पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। एक तो ये भी होता है कि नालायक नहीं होते हैं, वो ग्रामीण या गरीब परिवेश से आए रहे होते हैं, उनको मौका मिलता है पढ़ने का तो बहुत जी जान से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि 28 हैं, नए बनाए जाएंगे। कितना बजट होगा, कहाँ कहाँ पर स्थापित होंगे, इनको देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा ये जारी किया गया है। वर्तमान में जिन जिलों में नवोदय नहीं है वहां पर स्थापित किया जाएगा। 2024-25 और 28-29 के अवधि के बीच जो है 2359.82 2859.82 करोड़ रुपए का यहाँ पे आवश्यकता पड़ने वाली है। अब 2800 की स्थापना कराई जाएगी, वहाँ पर टीचर्स की जो है अपॉइंटमेंट होगी। उसके पहले तो क्या है, पूरी बिल्डिंग बनेगी, स्कूल की विद्यालय की बनेगी, फिर हॉस्टल्स की बनेगी, सब कुछ सारी सुविधाएं होंगी। तो 2859.82 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। और जो है समय सीमा क्या है, एक तरीके से मान लें 2024 से लेकर के 24 तो खत्म, 25 से लेकर के 29 तक। ठीक है, बात करें छात्रों की क्षमता की, भाई कितने सारे छात्र होंगे यहाँ पर? प्रत्येक विद्यालय में 560 छात्र, मतलब 560 छात्रों को रहना, खाना और पढ़ना सब कुछ वहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। लाभान्वित राज्य मतलब जो 28 है, कौन कौन से राज्यों में कहाँ कहाँ होंगे, तो ये जरूर याद रखना है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को 8 मिलने वाले हैं, तेलंगाना को 7 मिलने वाले हैं, असम को 6, महाराष्ट्र में जो है मात्र 1 जो है नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। टोटल अगर देखें तो 560 स्टूडेंट एक विद्यालय में होंगे, मल्टीप्लाइड बाई 28, तो लगभग 15,680 बच्चों को यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा। मणिपुर में 2, पश्चिम बंगाल में 2 और मणिपुर में 3, पश्चिम बंगाल में 2 और कर्नाटका में 1। तो 1-1 वाला याद रखिएगा, महाराष्ट्र में 1 है। ठीक है, और कर्नाटका में 1 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑलरेडी अच्छी खासी मात्रा में नवोदय हैं। जहाँ पर ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब वहाँ पे नवोदय नहीं थे,
इसलिए ज़्यादा स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करें नवोदय के बारे में, पूर्णतः आवासीय विद्यालय, पूरा हॉस्टल वगैरह मिलता है। सह शिक्षा विद्यालय मतलब शिक्षक भी वहीं रहते हैं, सह शिक्षा वही होता है। सीबीएसई बोर्ड, सह शिक्षा का मतलब एक तरीके से जो है अध्यापक भी वहीं रहते हैं। दूसरा कई बार सह शिक्षा का मतलब होता है कि लड़के लड़कियां जो है सब वहीं हॉस्टल में रहेंगे। ठीक है, परिकल्पना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा इसको लेकर आया गया था 1986 में, कि क्लास 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों के रहने और पढ़ने की सुविधा जो है गरीब घर के जो भी बच्चे हैं उनको है आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। प्रवेश परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, प्रॉपर प्रवेश जो है लगभग 49,640 छात्र, 49,640 छात्र क्लास जो है इसमें प्रत्येक वर्ष जो है एडमिशन लेते हैं। वर्तमान में जो है 661 स्वीकृत नवोदय कार्यरत हैं। अब आपसे पूछ लिया यहाँ पे कि कितने बनाएंगे, तो 28 हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। लेकिन अगर कभी प्रश्न पूछे कि हमारे पास टोटल कितने नवोदय हैं अभी, तो 661 नवोदय हमारे पास ऑलरेडी हैं। अब जो है आप मुझे कमेंट करके बताइए, ये जोड़ने का काम आपका है। तो 661 हमारे पास ऑलरेडी हैं, 28 और ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नई आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वहाँ पे लगभग सभी नवोदय विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में नामित किया गया। तो नवोदय विद्यालयों को क्या बोला रहा है, पीएम श्री नवोदय विद्यालय। अगला आर्टिकल हमारा 7वां स्मार्ट इंडिया हैकाथन। बहुत सारे मैराथन सुनते रहते हो, यहाँ पे नया शब्द है हैकाथन। तो 11 दिसंबर 2024 को देश भर के 51 केंद्रों पर होने वाला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वर्चुअल माध्यम से इसको इनॉग्रेशन करेंगे। राष्ट्रव्यापी पहल है, शुरुआत 2017 से ऑलरेडी हो चुकी है। हम कर रहे हैं 7वां स्मार्ट इंडिया हैकाथन। ठीक है, याद रखना है 7वां है। हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है इसका उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रव्यापी पूरे राष्ट्र में होता है। 2017 से इसको शुरू कर दिया गया है। उद्देश्य क्या है, तो छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली कुछ गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए मंच प्रदान कर। अब छात्रों को दिन में जो भी समस्याएं आती हैं, कोई भी समस्या हो सकती है, तो उन सबको हल करने के लिए एक मंच दिया जा रहा है। उत्पाद नवाचार, नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। समस्या समाधान, मानसिकता की संस्कृति को विकसित करना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखो लोग होता है कि समस्या हो गई तो डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस मानसिकता को यहाँ पे लाने का प्रयास किया है कि समस्या है तो उसका समाधान खोजने का प्रयास करिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसको चलाया जा रहा है। लीक से हटकर सोचने की संस्कृति को विकसित करना। तो लीक से मतलब जो भी हम अभी तक फॉलो कर रहे थे उसमें थोड़ा सा नए चीजों को ऐड करना। खाद्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है अन्न चक्र। देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको आप कोटा बोलते हो, जहाँ पर जो आपके आसपास जो अनाज मिलता है बहुत सस्ते दामों में, गेहूं, चावल, तेल या फिर चीनी और भी अन्य सामग्री दी जाती है। तो होता ये कि उन जो पीडीएस के जो हमारे दुकानें होती हैं वहाँ पर जो सामान आता है कई बार बहुत दूर दूर से आता है, तो सरकार को जो है वो बहुत महंगा पड़ता है। तो सरकार अब कर रही है कोशिश की जो भी पीडीएस सिस्टम है, जो भी केंद्र हैं, कोशिश करेंगे कि पास से ही सामान सारा खरीद करके, अब खरीद के तो ला रही है, खरीद तो रही है, उसके अलावा क्या कर रही है, परिवहन कॉस्ट भी लग जाता है। तो परिवहन कॉस्ट को बचाने के लिए जो है कोशिश करें कि नियर बाई से कहीं से सामान खरीद के, जो भी यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स जो होते हैं जहाँ पर एक कोटा जो लगा होता है वहाँ पर सामान उपलब्ध कराया जाए। तो उसी के लिए यहाँ पर क्या है, खाद्य मंत्रालय ने कौन सा लॉन्च किया है, अन्न चक्र। खाद्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति, मतलब जो भी खाद्य सामग्री है केंद्रों में मिलती है उसको अनुकूलित करने के लिए एक उपकरण के रूप में यहाँ पे बनाया जा रहा है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम और आईआईटी दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर के सहयोग से विकसित। समझ में आया, नहीं आया फिर बताती हूँ। जो हमारा ये है ना खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग है ये, ठीक है, उसके साथ जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम जो वर्ल्ड का जो है फूड प्रोग्राम है वो, और साथ में आईआईटी जो है दिल्ली के कुछ जो है विभाग यहाँ पर मिलकर, सारे लोग मिलकर इसको यहाँ पर चलाने वाले हैं।
क्योंकि खाद्य आपूर्ति का मामला एक तरीके से हो जाता है गरीब गरीब लोग जो होते हैं उनको खाना यहाँ पे अनाज वगैरह चावल वगैरह उपलब्ध कराना आ जाता है। तो सिर्फ सरकार ही काम नहीं करती, कई बार आप देखते हो तो बड़े बड़े जो संस्थान होते हैं, एनजीओज होते हैं, वो भी जो है राशन वगैरह बांटते नजर आते हैं। आजकल तो जो है लोग जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है तो सर्दियों में कंबल बांटना या फिर जो है अनाज बांटना, पूरा खाने का सामान देना, ये सारी चीजें जो है समय समय पर हम देखते रहते हैं। तो उसी को है थोड़ा सा बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें जो यहाँ पर है WFP, तो 1961 में स्थापना है, रोम इटली में इसका मुख्यालय है। खाद्य एवं कृषि संगठन जो हमारा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में FAO बोलते हो, तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा यहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है, तो लोगों की भलाई के लिए सबसे बड़ा दुनिया में कोई संगठन है तो यही है। अगर बात करें खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार की कौन कौन सी पहलें हैं, अभी हमने जो है पढ़ लिया ऐसे अन्न चक्र के बारे में। ठीक है, उसके अलावा भी सरकार ने बहुत सारी ऑलरेडी पहल स्टार्ट कर रखी है जो कि खाद्य सुरक्षा को बेहतर करने का प्रयास करती हैं। भारत में कौन कौन सी है? भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस सिस्टम हमारे यहाँ पर है, एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड। पहले क्या था कि कोई यूपी बिहार का व्यक्ति है, महाराष्ट्र में, मुंबई में, दिल्ली में कहीं और रह रहा, तो वो राशन नहीं ले पाता था। तो इसलिए क्या है, सरकार ने किया कि कोई बात नहीं, तुम कहीं पर भी रहो तो अपने राशन कार्ड लेकर के सामान ले सकते हो। तो एक ही राष्ट्र में आप राशन कार्ड लेके कहीं भी सामान ले सकते हो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेकर आया गया। उसके बाद जो है उचित मूल्य की दुकानें, यही जो है पीडीएस सिस्टम की जैसी ही होती हैं। अंत्योदय अन्न योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो ये सारी जो है योजनाएं एक तरीके से गरीबों के कल्याण के लिए या उनको जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। आज का हमारा आखिरी आर्टिकल जो है राज्य आपदा मोचन कोष। कुछ दिन पहले मैंने फेंगल चक्रवात के बारे में पढ़ाया था, तो उसकी वजह से जिन जिन राज्यों में लोग प्रभावित हुए हैं, लोगों की मौत हुई है या वहाँ पर जो है इंफ्रा जो है डैमेज हुआ है, उसकी भरपाई के लिए यहाँ पर जो एक कोष स्थापित किया गया है। तो ऑलरेडी है ये, ठीक है, ऑलरेडी ये कोष स्थापित किया जा चुका है, जिसमें कुछ मात्रा में राज्य और कुछ मात्रा में जो है केंद्र सरकार पैसा देती है। मैदानी इलाकों में कभी कोई घटना होती है तो 75% जो है केंद्र सरकार और 25% जो है राज्य सरकार पैसा देती है। अगर किसी जो है हिल स्टेशन या हिल एरिया वाले में कहीं पर कोई घटना होती है तो वहाँ पे 90% जो है केंद्र सरकार पैसा देती है और राज्य सरकार 10% पैसा देती है। तो उसी के तहत यहाँ पर चीजें चर्चा में चली है फिर से, क्योंकि फेंगल चक्रवात मैंने आपको पढ़ाया था, उसी की वजह से दुर्घटना जो हुई है उसी को लेकर है। गृह मंत्रालय द्वारा चक्रवात फेंगल से प्रभावित लोगों की मदद के लिए, ठीक है, तमिलनाडु सरकार द्वारा जो है 944.80 करोड़ जारी करने की मंजूरी मिली है। इस वर्ष एसडीआरएफ से 26 राज्यों को लगभग 14,878 करोड़ की धनराशि जारी की जा चुकी है ऑलरेडी। जैसे कोरोना काल में जो है एक कोष बना था, वहां पे जो है पैसे लोग भेज रहे थे ताकि जो है कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद की जा सके, वैसे ही एक कोष बना हुआ है जिसमें आपदा से जो भी लोग प्रभावित होते हैं, चाहे बाढ़ हो, सूखा हो, चक्रवात हो या किसी भी प्रकार की आपदा हो, उससे उस पैसे से जो है लोगों की मदद की जा सके। अब अचानक से कोई आपदा आए, फिर कोष बनाएंगे, फिर पैसा लेकर के आएंगे तो थोड़ा सा बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो पहले से बना के रखा है। ठीक है, बात करें यहाँ पर इसकी तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सेक्शन 48(1) सब क्लॉज ए के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में इसको अनुसूचित आपदाओं की अनुक्रिया के लिए राज्य सरकारों को उपलब्ध प्राथमिक कोष है। किसी भी राज्य में जब कोई घटना होती है तो इसी कोष से पैसा लेकर के वो जो है क्या करते हैं, मदद करते हैं। अभी यहाँ पे लिखा है तमिलनाडु सरकार 944.80 करोड़ जारी करने की मंजूरी दी है। तो यहाँ पे बोला गया तमिलनाडु सरकार द्वारा कि इतना पैसा हम यहाँ पे देने वाले हैं। योगदान की बात करें, जैसे आपको बताया मैंने, तो सामान्य राज्यों में एसडीआरएफ में 75% जो है केंद्र सरकार का, और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों में जो है 90% जो है कितना,
केंद्र सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है। जैसे हम कई बार पढ़ते हैं कि राज्य प्रायोजित योजना है या केंद्र प्रायोजित योजना है, तो केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब होता है कि उसमें 90% पैसा जो है केंद्र सरकार देगी, और राज्य सरकार के द्वारा कोई योजना होती है उसमें होता है कि कहीं कहीं कि 60-40 का रेशियो होता है। ठीक है, तो ये रही हमारे आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज, जिसमें हमने तरह तरह के आर्टिकल्स को अच्छे से कवर किया है। आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। चाहो तो आप शॉर्ट नोट्स बना लेना, ताकि जो है समझने में, बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। अच्छे से पढ़िएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि सारे वीडियो टाइम से मिलें। हैव अ गुड डे, थैंक यू।